Good morning, students. Our topic for today's class is prevention of mental illness in 3 stages: primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. ये जो टॉपिक है ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग वाली यूनिट में आता है. ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस है क्या. ठीक है, इन 1960 साइकियाट्रिस्ट गेराल्ड कपलान डिस्क्राइब लेवल ऑफ प्रिवेंशन स्पेसिफिक टू साइकियाट्री. 1960 में एक साइकियाट्रिस्ट थे जिनका नाम था गेराल्ड कपलान. उन्होंने 3 लेवल प्रिवेंशन के 3 लेवल बताए स्पेसिफिक प्रिवेंशन साइकियाट्री के लिए. ठीक है, सबसे पहला प्रिवेंशन लेवल जो है वो है प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी और जो थर्ड है वो टर्शरी. प्राइमरी प्रिवेंशन उन्होंने बोला कि he described primary prevention as an effort directed towards reducing the incidence of mental disorders in a community. उन्होंने ये कहा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन जो है एक उस प्राइमरी प्रिवेंशन में जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो इसमें जो कम्युनिटी में मेंटल डिसऑर्डर्स जिसको हो सकता है उनके इंसिडेंस कम करें. ठीक है, सो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमें मेंटल डिसऑर्डर्स के इंसिडेंस कम्युनिटी में कम करने हैं. हम वो कैसे करेंगे? थ्रू अवेयरनेस. ठीक है, अवेयरनेस के थ्रू हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं. जैसे एडोलेसेंट ग्रुप जो होते हैं ये हाई रिस्क होते हैं मेंटल इलनेस के लिए. एग्जांपल डिप्रेशन इनमें कॉमन होता है. ठीक है, तो हमें उनको अवेयरनेस फैलानी है कि ऐसे ऐसे मेंटल इलनेस ये चीज़ होती है, आप अपने मेंटल हेल्थ को ऐसे मेंटेन कर सकते हो. अर्ली डिटेक्शन है ना, अर्ली डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि कोई स्किज़ोफ्रेनिया कि किसी को आपको लग रहा है कि उसकी हिस्ट्री है तो उसको सिम्टम्स भी हल्के हल्के नज़र आने लग रहे हैं तो आप उनको अर्ली डिटेक्शन भी करोगे तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा. सेकेंडरी प्रिवेंशन रेफर्स टू डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ डिसऑर्डर. सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो है हमें डिसऑर्डर का मेंटल डिसऑर्डर का ड्यूरेशन डिक्रीज़ करना है. वो जो लॉन्ग ज़्यादा समय तक उनको हमें होने से बचाना है. ठीक है, लॉन्ग टर्म इलनेस से बचाना है हमें इंडिविजुअल्स को. आपको लग रहा है कि आप उनको रेगुलर विज़िट करो, आप उनको मेडिकेशंस टाइम पे लेने बोलो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दो. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आप उनको एडमिट कर सकते हैं. डे केयर सेंटर्स जो हैं इन सब सेंटर्स में आप एडमिट करके इनका जो ड्यूरेशन है डिसऑर्डर का वो डिक्रीज़ करना है. ठीक है, while tertiary prevention refers to reducing the level of impairment. और tertiary prevention में आपको क्या करना है? impairment का जो लेवल है उसको डिक्रीज़ करना है. आपको ये चीज़ पता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से इम्पेयर्ड हो जाते हैं इंडिविजुअल्स. स्किज़ोफ्रेनिया और ये जो डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है तो आपको वो इम्प्रूव करनी है पेशेंट की. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है और उसको मेंटल एबिलिटी उसकी कम हो सकती है तो आप क्या करोगे? आप उसको उस तरीके वर्क दोगे, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर के काम दोगे. ठीक है, उसको फाइनेंसेस हैंडल करना सिखाओगे. ठीक है, एग्जांपल कैंडल मेकिंग, आप ये छोटी सी एक्सरसाइज है आप ये दे सकते हो. इससे जो हमारा मेंटल हेल्थ रहती है वो थोड़ी बहुत ऑक्यूपाइड रहती है. So we will be discussing about primary prevention first. Primary prevention seeks to prevent the occurrence of mental disorders by strengthening individual, family and group coping abilities. Primary prevention में हमें जो है mental disorders को होने से बचाना है. हम वो कैसे करेंगे? हम वो ऐसे करेंगे कि हमें इंडिविजुअल्स, फैमिली और ग्रुप की जो कोपिंग एबिलिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथ देना है, उनको मजबूत बनाना है. ठीक है, कोपिंग एबिलिटीज़ जो है इंडिविजुअल के, फैमिली के और ग्रुप को उनको मजबूत बनाना है. इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में वो है इंडिविजुअल सेंटर्ड इंटरवेंशन. जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा कि इंडिविजुअल, फैमिली और ग्रुप तीनों के एबिलिटीज़, कोपिंग एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है. तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल का डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे या फिर हम इंडिविजुअली कैसे फोकस करेंगे कम्युनिटी पे. एंटीनेटल केयर टू द मदर एंड एजुकेटिंग हर रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, सर्टन ड्रग्स एंड प्री मेच्योरिटी.
तो आप जो है एंटीनेटल मदर्स जो हैं, ठीक है, उनको आप एजुकेट करोगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे। क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे कि रेडिएशन से बचना है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिससे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है बच्चे के, तो आप वो वाले ड्रग्स पूछ कर लेना अगर आपको ज़रूरत है। अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो आपको हमेशा डॉक्टर से पूछ कर लेनी होती है। बच्चा अगर प्री मैच्योर हो सकता है तो आपको कैसे कैसे बच्चों की केयर करनी है, ठीक है, आप ये चीज़ बताओगे एंटीनेटल मदर्स को। तो ये इंडिविजुअल सेंटर्ड इंटरवेंशन। और क्या क्या कर सकते हो आप? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन लाइक ब्लाइंड, डेफ, म्यूट एंड मेंटली अबनॉर्मल एक्सेट्रा। तो आपको जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ओपन करने हैं, ओपन तो होते हैं, आपको जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पेशेंट्स को जो फिज़िकली मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं उन्हें भेजना है, ठीक है। फिज़िकली मेंटली जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, जो जिनसे आपको लगता है कि इनको आगे जाकर जो है इनकी मेंटल एबिलिटी और ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकती है, या इनको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, या इससे इनको मेंटली अफेक्ट हो सकता है, इनके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है, तो आपको उन फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजना है, जो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए जो होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे दिल्ली में आपको ब्लाइंड स्कूल मिल जाएंगे, स्कूल्स फॉर ब्लाइंड, ठीक है। तो जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं वो ब्लाइंड, डेफ, म्यूट, और मेंटली हैंडीकैप्ड जो होते हैं मेंटली अबनॉर्मल, ऑटिज़म, ऑटिस्टिक चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, ये सब। काउंसलिंग द पेरेंट्स ऑफ फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द नेचर ऑफ डिफेक्ट्स। The parents need to accept the child and emotionally support the child. आपको पेरेंट्स को काउंसिल करना है कि जिसके बच्चे फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके पेरेंट्स को आपको काउंसिल करना है कि ये जो डिफेक्ट्स हैं आप इसको कैसे केयर कर सकते हो, इसके मतलब बच्चों का जो इंडिपेंडेंस लेवल है वो आप कैसे बढ़ा सकते हो, है ना, इंडिपेंडेंट होना कैसे आप सिखा सकते हो, ठीक है। इंटरवेंशंस ओरिएंटेड टू द चाइल्ड इन द स्कूल। अब आपने सबसे पहला फोकस रखा था एंटीनेटल मदर्स पे, है ना। शुरू कहाँ से होता है? एंटीनेटल मदर्स से, फिर चाइल्ड, है ना। तो अब बच्चे के लिए क्या कर सकते हो आप? ये कर सकते हो कि पेरेंट्स और टीचर्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ा सकते हो, बता सकते हो। हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट जो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़े हैं, है ना, कि इस एज ग्रुप में, पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्या बच्चा करता है और क्या नॉर्मल है ना। तो आप वही चीज़ पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी बता सकते हो, तो सो दैट उनको ये पता रहे कि हाँ हमारा बच्चा इस उम्र में ये कर रहा है, मतलब ये नॉर्मल है। अगर ये नहीं कर रहा है तो आप पेरेंट्स थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर वो तब भी वो चीज़ें नहीं कर रहा है तो आप पेरेंट्स ये समझे कि हाँ ये अब नॉर्मल है या फिर इसमें कोई है प्रॉब्लम है, तो हमें जो है डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो आप पेरेंट्स टीचर्स दोनों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बताओगे। फैमिली सेंटर्ड इंटरवेंशंस टू एंश्योर हारमोनियस रिलेशनशिप। आपने पहला फोकस रखा था एंटीनेटल मदर्स पे, फिर चिल्ड्रंस पे। अब आप फैमिली को क्या समझाओगे मेंटल हेल्थ के बारे में, सो दैट कि फैमिली जो है एक हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे। तो आप यू विल बी कंसल्टिंग विद पेरेंट्स अबाउट अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी मेजर्स। आप पेरेंट्स को जो है जो डिसिप्लिन होता है, बच्चों को हम डिसिप्लिन जो सिखाते हैं उसके बारे में आप उनको बताओगे कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे रखना है, किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ में हमें उन्हें पार्टिसिपेट करने बोलना है, ठीक है। प्रमोटिंग ओपन हेल्थ कम्युनिकेशन इन फैमिलीज़। आपको फैमिलीज़ को बोलना है कि वो हेल्थ के बारे में बैठकर ओपनली बात करें। वो पूछें कि आप किस चीज़ का टेंशन है, क्या आज तबीयत कैसी है, खाना ठीक हो रहा है, सबको ये बैठ के ओपनली डिस्कस करना है, ठीक है। अगर आप डिस्कस करोगे तभी जो है बच्चा ओपन होगा आपसे और वो शेयर कर पाएगा।
अब इंटरवेंशंस फॉर फैमिली इन क्राइसिस, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कम्युनिटी में एक फैमिली है जो क्राइसिस में आ, तो आप उनके लिए क्या करोगे प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल पे? इन डेवलपमेंटल क्राइसिस सिचुएशन सच एज द चाइल्ड पासिंग थ्रू एडोलेसेंस, birth of a new baby, retirement or menopause, death of a wage earner in the family, desertion by the spouse, etc. Crisis intervention can be given at mental hygiene clinics. तो क्राइसिस फैमिली जो क्राइसिस वाले सिचुएशन में होती है कम्युनिटी में, कौन कौन सी फैमिली हो सकती है जिनके जो, अगर आप कम्युनिटी में जाते हो तो आपको ये याद रखना है कि जो फैमिली क्राइसिस में जा सकती है वो कौन कौन सी होती है। जिनके जो बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में अब जा रहे हैं, जिनके घर में नया बेबी आया है, जिनके घर में कोई रिटायर हुआ है, जिनके घर में कोई मदर है जो मेनोपॉज से गुजर रही है, जिनके घर में किसी की डेथ हुई है, या फिर किसी के घर में जिसको उनके स्पाउस ने छोड़ दिया हो, ठीक है, डिवोर्स या सेपरेशन जो भी है। तो ये क्राइसिस सिचुएशन है फैमिलीज़ के लिए। तो आप ये सब के लिए क्या करोगे? आप उनको घर जाके तो समझा ही सकते हो, घर जाके तो हेल्प कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव होगा वो ये होगा कि आप मेंटल हाइजीन जो क्लिनिक्स हैं, मेंटल हाइजीन जो क्लिनिक्स हैं, आप उस क्लिनिक्स में आप फैमिली को गाइड कर सको। फिफ्थ पॉइंट इन प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ मेंटल हेल्थ एजुकेशन। आप मेंटल हेल्थ के बारे में हेल्थ एजुकेशन दोगे, ठीक है। कैसे करोगे? कंडक्ट मास हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रू फिल्म, शोज, फ्लैश कार्ड्स and appropriate audio visual aids regarding prevention of mental illnesses and promotion of mental health in the community। आप मास हेल्थ, हम जो हेल्थ एजुकेशन करते हैं कम्युनिटी में, वो आप कंडक्ट करोगे, या फिर आप फिल्म बना सकते हो, आप एक एक्ट कर सकते हो, आप फ्लैश कार्ड्स बांट सकते हो, और आप ऑडियो विजुअल एड्स, चार्ट्स वगैरह जो हैं, पैम्फलेट्स हैं, ये सब आप बना सकते हो। किस टॉपिक पे बना सकते हो? कि मेंटल इलनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ होती क्या है उसको हम प्रमोट करेंगे, कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ कैसे हमें मेंटेन करनी है। ये आप कम्युनिटी में करोगे प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल में। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन टारगेट्स पीपल हु शो अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ डिस्ट्रप्शन बट रीगेन प्रीमॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग थ्रू एग्रेसिव ट्रीटमेंट। सेकेंडरी प्रिवेंशन में वो लोग आते हैं, आप उनको टारगेट करना है जिनको आपको दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर ये डिजीज़ के, ये डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, ठीक है, या फिर इसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, बट वो काम पूरा करते हैं, काम अच्छे से करते हैं, और हो सकता है कि कुछ उनमें से ट्रीटमेंट भी लेते हों, ठीक है। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन लेवल इन लोगों के लिए है, ये आपको याद रखना है। एज अ नर्स आपका क्या रोल है सेकेंडरी प्रिवेंशन में? अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग थ्रू स्क्रीनिंग, periodic examination of population at risk, monitoring of clients, etc. तो प्राइमरी प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि अर्ली डायग्नोसिस एंड केस फाइंडिंग। आपको कोई इंडिविजुअल ऐसा लग रहा है कम्युनिटी में जिसको मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस के साइंस हो, सिम्टम्स प्रेजेंट हो, या फिर वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो आपको अर्ली डायग्नोसिस करना और उस इंडिविजुअल के बारे में कम्युनिटी में फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करोगे? आप पॉपुलेशन के बारे में जो है स्क्रीनिंग करोगे, है ना, इंडिविजुअल स्क्रीनिंग पॉपुलेशन की कम्युनिटी में आप वो कर सकते हो। फिर जिनको आपने स्क्रीनिंग किया है उनको आप मॉनिटर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज़ अर्ली रेफरेंस। अर्ली रेफरेंस मतलब आपको लग गया कि हाँ इसके अंदर मेंटल इलनेस के साइन सिम्टम्स हैं, इसको साइकेट्रिस्ट पे रेफ़र करना है, इसको हम बोलेंगे अर्ली रेफरेंस। The public should be educated to refer these cases to proper hospitals as soon as they recognize early symptoms of mental illness। आपको अगर कम्युनिटी में किसी इंडिविजुअल के मेंटल इलनेस के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपको उनको जितना जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल में रेफ़र करना है। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सनल। Orientation courses should be provided to health workers to detect
डिटेक्ट केसेस इन द कोर्स ऑफ द रूटीन वर्क। आपको जो हेल्थ पर्सनल्स है, ठीक है, मेडिकल पैरामेडिकल जो हेल्थ पर्सनल्स होते हैं उनको आपको जो है सिखाना है मेंटल हेल्थ के बारे में, ठीक है। मेंटल हेल्थ के बारे में आप सिखाओगे, उनको रूटीन कैसे फॉलो करना है आप वो बताओगे। आप ये सारी उनको ये भी सिखा सकते हो कि केसेस कैसे डिटेक्ट करना है, सिम्टम्स कौन से देखने हैं, ठीक है। क्राइसिस इंटरवेंशन हम प्राइमरी प्रिवेंशन में भी करेंगे और सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन में तो हमने सिर्फ चेक किया था, ठीक है, कि क्राइसिस है और हमें ये स्टेप्स लेने हैं, हमें इनको या तो रेफ़र करना है या इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन में अगर क्राइसिस जो है वो नहीं जाता है तब तक भी, तो आप क्या करोगे? इफ़ क्राइसिस इज़ नॉट टैकल्ड इन टाइम इट मे लीड टू सुसाइड और मेंटल डिसऑर्डर। अगर क्राइसिस आपको लग रहा है कि तब भी नहीं ठीक हो रहा है, क्राइसिस फेस नहीं कर पा रहा है वो इंडिविजुअल या फैमिली, तो या तो वो सुसाइड करने की सोचते हैं या फिर कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। सबसे कॉमन डिप्रेशन, ठीक है। Sometimes anticipating the crisis situation and guiding the individual in time can help them to cope with the crisis situation in a better way। तो उस टाइम पे आप जो क्राइसिस सिचुएशन को समझोगे, इंडिविजुअल को गाइड करोगे कि वो क्या कर सकते हैं, आप उनको जो है कोप अप करना सिखाओगे, तो उससे इंडिविजुअल पे जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। हमारा लास्ट प्रिवेंशन लेवल जो है वो है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन टारगेट्स दोज विद मेंटल इलनेस एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द सीवियरिटी, डिस्कम्फर्ट एंड डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद इलनेस। टर्शरी प्रिवेंशन हम उन लोगों के लिए उन ग्रुप्स पे टारगेट करता है जिनको ऑलरेडी मेंटल इलनेस है या फिर जिसको मेंटल इलनेस होकर भी उसको सीवियर लेवल पर है या फिर वो अभी डिस्चार्ज हुआ है, तो आप उनकी डिसेबिलिटी को कैसे कम कर सकते हो, उनके कंफर्ट लेवल को कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब, ठीक है, ये टर्शरी प्रिवेंशन में आएगा। टर्शरी प्रिवेंशन, रोल ऑफ नर्स इन टर्शरी प्रिवेंशन। फैमिली मेंबर्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन एक्टिवली in the treatment program so that effective follow up can be ensured। आपको मेक श्योर करना है कि फैमिली मेम्बर्स को सब सिम्टम्स के बारे में पता हो, दवाइयों के बारे में पता हो, पेशेंट को कैसे कैसे बिजी रखना है उसके बारे में पता हो। उनको बोलना है कि वो इंडिविजुअल के जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें वो पूरा पार्ट लें, ठीक है, सो दैट कि वो जल्दी से ठीक भी हो जाए और वो उनको फॉलो अप भी कराते रहे पेशेंट का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द हॉस्पिटल। पेशेंट के लिए ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ठीक है। ऑक्यूपेशनल में वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, रनिंग तो नहीं, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, योगा, एक्सरसाइजिंग, ये सारी चीज़ें। There should be constant communication between the community health nurse and the mental health institution regarding the follow-up of the discharged patient। जब टर्शरी प्रिवेंशन में यूजुअली पेशेंट जो है डिस्चार्ज होने के पे आ जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जिस कम्युनिटी में वो वापस जाएगा डिस्चार्ज होकर, वहाँ की कम्युनिटी हेल्थ नर्स और जिस हॉस्पिटल से वो आ रहा है उस हॉस्पिटल वाले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। कम्युनिटी हेल्थ नर्स और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन यानी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, सो दैट वो अपडेट उनको मिलता रहे कि पेशेंट ने कितना प्रोग्रेस किया है और पेशेंट फॉलो अप केयर भी अपना लेता रहे, ठीक है, वो फॉलो भी करता रहे डॉक्टर्स को। Nurses working with families need to foster healthy attitude toward mentally ill member। और जब वो कम्युनिटी में वापस आ जाता है तो आपको मेक श्योर करना है एज ए नर्स कि फैमिली जो है पेशेंट की तरफ थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करे, ठीक है, वो उनको डिग्रेड ना करें। मेंटल हेल्थ के बारे में आपको फैमिली को एजुकेट करना है, आपको मेक श्योर करना है कि वो मेंटली इल के साथ जो फैमिलीज़ हैं वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, वो उनका ध्यान रख रहे हैं, ठीक है।
Collaborative relationship between mental health care providers and community agencies are absolutely essential if rehabilitation is to succeed. Collaborative relationships between mental health care providers and community agencies are absolutely essential if rehabilitation is to succeed. अगर आप चाहते हो कि पेशेंट जो है जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक, या फिर वो इंडिपेंडेंट, जितना भी थोड़ा भी इंडिपेंडेंस लेवल उसके अंदर आ जाए, तो आप क्या करोगे, कम्युनिटी के जितने भी एजेंसीज़ हैं, डे केयर सेंटर्स, हाफ वे होम्स, डी एडिक्शन सेंटर्स, इनके और कम्युनिटी और जो हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इन तीनों के बीच में एक कनेक्शन बना रहे, एक अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे, ताकि वो इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस और अच्छे से करें. ठीक है. I hope you have understood the topic. Go through the video again and again अगर आपको नहीं समझ में आती. Thank you.